Assalamu alaikum students. Question number 6 of chapter number 2, and question number 6 is, why is geographical knowledge important and which Muslim scientist made this possible? कि ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है वो हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है, और ज्योग्राफिकल नॉलेज जो हमारे पास अपने पास से मिलता है उसमें कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया। अच्छा जी, ये इसका आंसर है जो आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज, इसका फर्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी ऑफ पास्ट टाइम। ज्योग्राफिकल नॉलेज हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस रखता है कि हम ज्योग्राफी की बेस पर, ज्योग्राफी बेसिकली क्या है, किसी भी लैंड के फिजिकल फीचर्स, वहाँ के रहने वाले लोग, उनके यानी जिस तरीके से उनका रहन सहन था, उस चीज़ को, उस सब को फिजिकल फीचर्स के साथ उनकी इन्वायरमेंट को डिस्कस किया जाता है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो हम ज्योग्राफिकल नॉलेज से क्या कर सकते हैं कि पास्ट टाइम की जो ज्योग्राफी है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर है, अच्छा दूसरे एग्जांपल मेरे माइंड में यही है, अगर आप जैसे ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता है कि ओजोन लेयर जो है वो अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ठीक है, तो हार्मफुल रेज हमारे अर्थ तक आ रही है, लेकिन ये हमारी ज्योग्राफिकल रिसर्च या पास्ट से रिलेटेड, इसमें ज्योग्राफिकल नॉलेज इंपॉर्टेंस रखता है कि हमें पता चलता है कि हमारे पास्ट में कि ये लेयर जो थी ये कंप्लीट थी और हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो ये लेयर जो है ये डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये क्या है कि इससे हमें ज्योग्राफिकल नॉलेज से हमें पास्ट टाइम की ज्योग्राफी पता चली। ये तो मैंने एक आपको एटमॉस्फेयर से रिलेटेड एग्जांपल दी है, हम लैंड से रिलेटेड फिजिकल फीचर्स की भी बात कर सकते हैं। अच्छा, फिर सेकंड है, ज्योग्राफी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ पीपल, देयर आइडियाज, प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी जो है ये एक और इम्पॉर्टेंट रोल क्या प्ले करती है, इन द एवोल्यूशन होता है किसी चीज़ के बारे में जानना, या हम लफ्जी मतलब इसका है इंकशाफ। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल किसके लिए प्ले करती है कि इससे हम लोगों के जो उनके आइडियाज़ हैं, उनके प्लेसेस के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में नई नई चीज़ों को, यानी जो हम पहले से नहीं जानते उनको जान सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से, किसके थ्रू, ज्योग्राफी के थ्रू। फिर है, अच्छा फॉर एग्जांपल जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में पता चलता है कि वहाँ के लोगों का कैसा एनवायरनमेंट था, तो ये एक हिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है, लेकिन जो हमने इंफॉर्मेशन हासिल की है उसमें ज्योग्राफिकल नॉलेज भी आ जाता है कि उन लोगों ने, उनकी ज़मीन वहाँ की कैसी थी, दरिया के पास ही, तो हम लोगों ने ये इसके जजमेंट दी कि ये यहाँ के लोग जो है वो ज़्यादा खेती बाड़ी या ज़राअत से मुंसलिक थे, क्योंकि वहाँ पे पानी जो है वो करीब था और आसपास की ज़मीन जो थी वो बहुत फर्टाइल थी। तो ये सारा जो है ये लैंड फीचर्स में आ गया, तो ज्योग्राफिकल नॉलेज के थ्रू हमें ये सब बातें पता चली। अब आते हैं थर्ड पॉइंट है, टू डेवलप अ मेंटल मैप ऑफ कम्युनिटी, प्रोविंस और टेरिटरी, कंट्री एंड द वर्ल्ड। अच्छा, ज्योग्राफिकल नॉलेज से हम किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी कम्युनिटी, प्रोविंस, किसी भी मुल्क के इलाके का या फिर दुनिया का एक मेंटल मैप तैयार कर सकते हैं। मेंटल मैप क्या है, एक तस्वर, एक हमारे माइंड में हम किसी भी चीज़ को एक मैप बना लें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको इस टाइम किसी भी एक घर के बारे में बताऊं या किसी भी एरिया के बारे में बताऊं, तो हर एक के माइंड में एक डिफरेंट मैप बनेगा। ठीक है, जो रियल मैप लाजमी नहीं कि बिल्कुल वैसे ही हो, लेकिन क्या होगा कि हर एक के माइंड में जो मैप बनेगा वो डिफरेंट होगा एक दूसरे के माइंड से, तो इसको बोलते हैं मेंटल मैप। तो ज्योग्राफिकल नॉलेज के थ्रू या ज्योग्राफिकल नॉलेज से क्या है कि हम इससे मेंटल मैप ऑफ अ कम्युनिटी, प्रोविंस और टेरिटरी, कंट्री एंड द वर्ल्ड, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द प्लेसेस एंड इवेंट्स। तो इससे हम क्या है, प्लेसेस और इवेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मेंटल मैप। उसके बाद इसके कंट्रीब्यूशन आ रही है कि किन्होंने, कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। ज्योग्राफिकल नॉलेज में जिन मुस्लिम साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, दीज मुस्लिम साइंटिस्ट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ज्योग्राफिकल नॉलेज। उसमें अल-ख़वारिज़मी आ रहा है, अल-इदरीसी आ रहा है, इब्न हैशम आ रहा है, इब्न बतूता आ रहा है, अल-बैरूनी आ रहा है।
अच्छा जी, ये 5 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग जिन्होंने ज्योग्राफी में काम किया हुआ है। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट ब्रॉट द लर्निंग ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड टू अ हॉल्ट। कि क्या ऐसा हुआ था कि जो इस्लामिक लर्निंग जो थी वो किसी एक जगह पे आकर रुक गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि व्हाट ब्रॉट द, क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस्लामिक जो लर्निंग जो चलती आ रही थी वो दुनिया में एक मुकाम पर आके रुक गई। अच्छा, इसका आंसर है पेज नंबर 11 पे, द एंड ऑफ द गोल्डन एंड द एंड ऑफ द गोल्डन एज। यानी जो मुसलमानों का जो एक गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा था, जो मुसलमानों की लर्निंग का टाइम पीरियड चल रहा था, वो अपने इख्तिताम पे कब पहुंचा? इन 1258। इन 1258 हलाकू खान, a Mongol leader, attack and destroy Baghdad and the learning of the house of wisdom was lost to the Muslim। जब बगदाद पे एक मंगोल लीडर था जिसका नाम था हलाकू खान। ठीक है, 1258 में इसने बगदाद पे अटैक किया। अच्छा जी, जब 1258 में हलाकू खान जो मंगोल लीडर था उसने बगदाद पे जब अटैक किया था तो क्या था कि मुसलमानों का जो, जैसे हमने बताया था कि मुसलमानों का जो लर्निंग सेंटर था वो बगदाद था। ठीक है, तो हाउस ऑफ विजडम यानी जो लर्निंग ऑफ द हाउस ऑफ विजडम था वो मुसलमानों का लॉस्ट हो गया उनसे। Muslim also lost the spirit of inquiry as science and mathematics came to be frowned upon by subsequent religious leader। अब क्या था कि जो मुसलमानों की जो एक स्पिरिट थी, जो इंक्वायरी की स्पिरिट, मतलब जो इनकी जो वो जानना चाहते थे, हर चीज़ के बारे में इल्म हासिल करते थे, रीडिंग, सर्चिंग, जो भी जिस तरीके से भी वो उन्होंने एक बहुत ज़्यादा जो अपना एक बहुत ज़्यादा मवाद इकट्ठा किया था बुक्स के थ्रू, वो सब जो था वो ख़त्म हो गया था। तो जैसे ही ख़त्म हुआ, मुसलमानों के अंदर जो ये स्पिरिट थी वो भी ख़त्म हो गई। अच्छा, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो थी साइंस और मैथमेटिक्स की जो भी इसकी कह लो वो फ्राउंड अपॉन कहते हैं, तशहीर करना। ठीक है, तो किसी चीज़ की जो एक जो तशरीह थी या जो भी थी वो किसके पास, मुसलमान जो बाद में आने वाले लीडर्स थे, रिलीजियस लीडर थे, उनके हाथों में चली गई थी। ठीक है, तो क्या था कि दे देन फोकस्ड ऑन दी सब्जेक्ट ओनली इन द लाइट ऑफ द कुरान एंड रिलीजियस राइटिंग। तो उन्होंने जो ये तमाम चीज़ें थी उसको सिर्फ वो कुरान और रिलीजियस राइटिंग पर फोकस करके उन सब्जेक्ट को स्टडी करते थे। जबकि आपको मैंने ये स्टार्ट में हमने जब पढ़ा था तो हमने बताया था कि जितने मुस्लिम जो बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स आए थे, मुस्लिम स्कॉलर्स, उन्होंने जो था सिर्फ उन्होंने अपना नॉलेज ही नहीं लिखा था। उसमें जो बुक्स उन्होंने लिखी थी उसमें ओल्ड ग्रीक्स की जो उनकी इल्म था, यानी एक क्योंकि इल्म जो है वो एक से दूसरे में फर्दर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो जो मुसलमानों के जो मुस्लिम स्कॉलर्स बड़े बड़े आए थे, उनका जो ये था इल्म, जो भी उन्होंने बुक्स लिखी थी, जो नॉलेज हासिल किया था इतना सारा, वो हलाकू खान के थ्रू वो ख़त्म हो गया था। तो जो एक सिलसिला चलता आ रहा था वो रुक गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो बाद में आने वाले लीडर्स थे उन्होंने सिर्फ कुरान और उन सब्जेक्ट्स को इन द लाइट ऑफ कुरान में अंडरस्टैंड किया। जबकि पहले जो ये सब जो बुक्स लिखी गई थी या जो भी नॉलेज हासिल किया था वो किस तरह से था, उसमें ग्रीक्स का जो पुराना जो उन्होंने अपने टाइम पीरियड में, जैसे मैंने बताया था हर टाइम पीरियड में इंसान सीखता है और लर्न करता है, तो वो जो थी उसमें उनकी लर्निंग के साथ साथ उनके अपने भी जो उनका अपना नॉलेज भी उसमें ऐड था। तो ये सब एक 1258 में मुसलमानों का जो था एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इन 1258 हलाकू खान और मंगोल लीडर से लेकर रिलीजियस राइटिंग तक। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। अब हम इसके MCQs देखेंगे, कॉलम मैचिंग। अच्छा जी, अब हमारे कॉलम मैचिंग है, बुक्स के नेम दिए हुए हैं और आपने ये बताना है कि वो उसका राइटर या ऑथर जो थे वो कौन थे। तो पहली है रिहला थी इब्ने बतूता की, किताबुल हिंद थी अल बैरूनी की, अल मकाला फी हिसाब अल जब्र वाल मुकाबला ये थी अल खवारज़मी की, किताबुल इबर ये थी इब्ने खुल्दून की, किताब सूरतुल अर्थ थी अल खवारज़मी की, और फिर है ये किताबुल मनाज़िर ये थी इब्ने हैशम की, फिर है अल कानून फ़ी अल तिब ये थी इब्ने सीना की, फिर किताब नुज़तुल मुश्ताक थी अल इदरीसी की। तो ये हमारे कॉलम है, कॉलम मैचिंग है, इसको आपने मैच करना है। मैंने आगे इसके नेम्स उनके ऑथर के नेम लिख दिए हैं।
ताकि आप लोग उसको भी आइडेंटिफाई कर लो और लाइंस में से आप कंफ्यूज ना हो मेरी लाइनिंग देखकर, इसलिए मैंने यहाँ पे नेम्स लिख दिए हैं। तो होपफुली आपको आज के क्वेश्चंस का आंसर समझ आया होगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड होता है, ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह अब हम अपने बाकी नेक्स्ट चैप्टर्स देखेंगे। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।